और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर उनका विमान उतरा है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का विमान वहां पर पहुंचा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क से, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। देखिए एयर इंडिया का विमान, इसी से प्रधानमंत्री बस कुछ ही पलों में बाहर आएंगे। अमेरिका की सरजमी पर नरेंद्र मोदी कदम रखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी की अमेरिका यात्रा बेहद अहम। अब 5 दिनों तक मोदी अमेरिका में रहेंगे। 30 सितंबर तक उनका अमेरिका का कार्यक्रम है। 100 घंटे लगभग मोदी अमेरिका में बिताएंगे। 50 से ज्यादा कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। कल संयुक्त राष्ट्र महासभा को वो संबोधित करेंगे हिंदी में। आप देख सकते हैं इस वक्त की साफ सीधी तस्वीरें। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान बस अब से कुछ ही पल पहले लैंड हुआ है। उनके स्वागत की तैयारियां न्यूयॉर्क पैलेस होटल तक चाक चौबंद व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। यही एयर इंडिया का विमान जिससे हिंदुस्तान से अमेरिका के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी। फुर्ती के साथ लगभग दौड़ते हुए वो सीढ़ियां चढ़ते हुए विमान में दाखिल हुए थे और अब इसी विमान के अमेरिका पहुंचने के बाद यह दरवाजा खुलेगा और मोदी अमेरिका की सरजमी पर कदम रखेंगे। आप देख सकते हैं किस कदर चाक चौबंद व्यवस्था है। हम आपको पहले ही विस्तार से बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था के 5 अहम घेरे रहेंगे। सुरक्षा के 5 घेरों में रहेंगे महफूज वहां पर मोदी। तस्वीरें आप देख रहे हैं मोदी की अगवानी के लिए, मोदी के स्वागत के लिए, मोदी के अभिनंदन के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। भारत के राजदूत पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए वहां मौजूद हैं। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर पीएम का विमान उतर चुका है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। अपने पूरे डेलीगेशन के साथ प्रधानमंत्री 5 दिनों तक अमेरिका में रहेंगे। एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया न्यूयॉर्क से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, पहुंच चुके न्यूयॉर्क नरेंद्र मोदी। बिल्कुल अनुराग, पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क और लगभग 100 घंटे के इस अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री के तौर पर। इससे पहले भी कई सारे विवाद जुड़ चुके हैं उनकी अमेरिका यात्रा को लेकर। गुजरात दंगों के बाद लगातार कई सालों तक 9 सालों तक वीजा नहीं मिला था नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, और अब जब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं तो पलक पावड़े बिछाए बैठा है अमेरिका। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए सबको इंतजार था नरेंद्र मोदी की इस अमेरिका यात्रा का कि अमेरिका किस तरह से नरेंद्र मोदी को ट्रीट करता है। हम देख रहे हैं कि उनका बिल्कुल रेड कारपेट वेलकम हो रहा है। नरेंद्र मोदी को जो सुरक्षा दी गई है वो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को दी गई सुरक्षा में सबसे कड़ी और चौकस सुरक्षा व्यवस्था है। ओबामा के बाद सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था उनको दी गई है। साथ ही साथ उनके लिए जो इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क हो या फिर वॉशिंगटन में उनके जो स्वागत के इंतजामात किए गए हैं वो बिल्कुल रेड कारपेट वेलकम वाले हैं। क्या उनका कार्यक्रम होगा, मेरे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत भी हैं। शीतल, पिछले 5 दिनों में हमने अमेरिका में देखा कि किस तरह से यहाँ पर एनआरआई में उत्साह है। जो ओबामा प्रशासन है उसने जो तैयारियां कर रखी हैं, क्या एटमॉस्फेयर और क्या माहौल देखने को मिला है हमको न्यूयॉर्क में, और वॉशिंगटन से क्या खबरें मिल रही हैं हमको चंचल कर, किस तरीके से नरेंद्र मोदी का स्वागत होने वाला है अमेरिका के अंदर? बिल्कुल दीपक, जैसा कि हम पिछले कई रोज से देख रहे हैं बहुत उत्साह है न सिर्फ भारतीय अमेरिकन के बीच में बल्कि अमेरिकन अमेरिकन के बीच में भी। और कल हम जब दौरा कर रहे थे न्यूयॉर्क पैलेस होटल का, जहां प्रधानमंत्री अब सीधे जाएंगे इस थोड़ी देर में, तो उसके बाहर जो पुलिस वहां पर तैनात थी, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, उनके अंदर भी बहुत उत्साह था। उन्होंने भी रुककर मोदी का नाम लिया। तो अमेरिका पलक पावड़े बिछाकर बैठा है, जैसा कि आपने अब से थोड़ी देर पहले कहा। और इसके अलावा भारतीय अमेरिकी समुदाय जो है
वो पूरी तैयारी कर रहा है कि 28 तारीख को जो कार्यक्रम हो, और जहां जहां पर हमने बहुत सारे लोगों से बात की, हर कोई छोटे छोटे ग्रुप्स में अपना कोई ना कोई प्रेजेंटेशन पीएम के सामने रखना चाहता है, कोई ना कोई मेमोरेंडम उनको देना चाहता है, जितने भी भारतीय यहाँ पर बसते हैं। लेकिन यकीनी तौर पर पीएम के पास उतना वक्त नहीं है, फिर भी उनकी कोशिश होगी कि वो जितना कर सकते हैं करेंगे, और सबसे ज्यादा नजर होगी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, जहां पर उनको भारतीयों को संबोधित करना है। भारतीयों को संबोधित करना, और अनुराग सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो यहाँ पर आए हैं और उनका जो कार्यक्रम है बिल्कुल चौको ब्लॉक है, एक एक मिनट का कार्यक्रम उनका तय है। वो यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले यूएन में भाषण देंगे, यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। उनका ये भाषण ऐतिहासिक होगा क्योंकि पहला भाषण यूएन जनरल असेंबली में होगा, और अभी तक हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से वो यहाँ पर हिंदी में भाषण देंगे, नवाज शरीफ के बाद भाषण देंगे। अभी अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक नवाज शरीफ ने आज बान की मून से मुलाकात की है। बान की मून ने जो है नवाज शरीफ से वहाँ के फ्लड के हालात के बारे में और वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में पूछा है, लेकिन नवाज शरीफ ने उल्टा बान की मून के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। वो अपने भाषण में जो अब से थोड़ी देर बाद यूएन जनरल असेंबली में होने वाला है उसमें भी कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। तो देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि नरेंद्र मोदी कश्मीर के मुद्दे का क्या जवाब देते हैं और कश्मीर का ये मुद्दा किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि वो नवाज शरीफ से यहाँ मिले, नवाज शरीफ से यहाँ मीटिंग करें, नवाज शरीफ से यहाँ बैठक करें, क्योंकि एक तो उनकी ओबामा से मीटिंग डायल्यूट होती और साथ ही साथ जिस तरह की हरकतें जो हैं वो पाकिस्तान कर रहा है, वो भारत को नागवार गुजरी है, अलगाववादियों से बैठक करी है, और बैठक करने के बाद जो है भारत ने साफ कह दिया था कि ऐसी हरकतों के बाद पाकिस्तान से बातचीत किसी भी हालत में नहीं होगी। तो आज का जो मुद्दा है वो कश्मीर का मुद्दा है, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री यूएन को संबोधित करेंगे तो पूरा वसुधैव कुटुंबकम का मुद्दा होगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संबोधन होगा, दुनिया की सबसे बड़ी महापंचायत में नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर की तरह उभर रहे हैं, तो सबकी निगाहें जो हैं नरेंद्र मोदी के इस संबोधन पर लगी होंगी कि नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को संयुक्त राष्ट्र के महासम्मेलन में आखिरकार क्या संदेश देते हैं। लेकिन 100 घंटे का क्या क्या कार्यक्रम है, एक बार शीतल से जान लेते हैं। शीतल, दीपक चौरसिया से हमारा संपर्क इस वक्त टूट चुका है। जैसे ही संपर्क जुड़ेगा आप उनकी आवाज को सुन पाएंगे। आप इस वक्त जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डा देख रहे हैं न्यूयॉर्क का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान उतर चुका है और आज उनका ऑफिशियली कोई कार्यक्रम नहीं है, अनऑफिशियल कार्यक्रम के बारे में अभी थोड़ी देर में पता लगाया जा सकता है। उसके अलावा कल सबसे पहला कार्यक्रम उनका होगा संयुक्त राष्ट्र में, जो उनका भाषण है जो कि वो हिंदी में देंगे, जैसा कि आप अभी बता ही रहे थे। और दीपक, मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी, आपने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उनका ये पहला बड़ा संबोधन होगा, पहला संबोधन होगा। तो जहां तक हमें खबरें मिल रही है उसके मुताबिक वो पूरे क्षेत्र की बात करेंगे, इसके अलावा वो आतंकवाद की बात करेंगे, टेररिज्म का मुद्दा उठाएंगे, इसके अलावा जो बाकी सामरिक मुद्दे पूरी दुनिया के सामने हैं और खासतौर से भारत और साउथ एशिया के परिप्रेक्ष्य में है, इन मुद्दों पर वो रोशनी डालेंगे। वो गरीबी के बारे में बात कर सकते हैं, पॉवर्टी एलिविएशन, जो पूरी दुनिया में गरीबी फैली हुई है उसको कैसे हटाया जाए, इस पर वो बात कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अमीर गरीब का फर्क है उसे कैसे कम किया जाए। जो हमारे पास विदेश मंत्रालय से खबर आई, हालांकि उनकी ट्रांसक्रिप्ट अभी भाषण की हमारे पास नहीं है, लेकिन ये 4-5 मुद्दे हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री जोर दे सकते हैं। आर्थिक एक्सपेंशन कैसे हो, इकोनॉमिक एक्सपेंशन कैसे हो, विस्तार कैसे हो पूरी दुनिया में सभी देशों का, इस पर भी वो बात कर सकते हैं। इस पर भी वो बात कर सकते हैं। अनुराग, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी दीपक, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है यहाँ तक। तो अनुराग, अगर हम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की बात करें तो नरेंद्र मोदी का बिल्कुल पैक कार्यक्रम है। 26 तारीख को वो कुछ नहीं करेंगे, यानी अपने ऑफिशियल्स के साथ जो है उनके कोई बायलैटरल एंगेजमेंट नहीं है, लेकिन लगातार वो अपने ऑफिशियल्स के साथ बैठक करते रहेंगे, कोई इंटरनेशनल एंगेजमेंट नहीं है। 27 तारीख को वो यूएन जाएंगे, 9:45 पर पहुंचेंगे और वहां पर यूएन का वो एक अपने ऑफिशियल्स के साथ जो है उनके कोई बायलैटरल एंगेजमेंट नहीं है, लेकिन लगातार वो अपने ऑफिशियल्स के साथ बैठक करते रहेंगे, कोई इंटरनेशनल एंगेजमेंट नहीं है। 27 तारीख को वो यूएन जाएंगे, 9:45 पर पहुंचेंगे और वहां पर यूएन का वो एक पूरा का पूरा टूर करेंगे, यूएन को देखेंगे और वहां पर उनकी बान की मून से मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ वो यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। उसके बाद शीतल, उनका बायलैटरल मीटिंग से कई सारी बायलैटरल मीटिंग से 10:30 बजे से
उनका स्पीच शुरू होगा और बायलैटरल मीटिंग्स के बाद वो अपने होटल वापस आएंगे। साथ ही साथ 28 तारीख को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उनका भाषण है। साथ ही साथ वो पॉवर्टी एलिवेशन के एक पूरी दुनिया का एक कार्यक्रम है, उसके लिए वो सेंट्रल पार्क भी जाएंगे। इसके साथ वो कुछ सीईओज के साथ और प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन के साथ बैठक करेंगे, उनके साथ डिनर भी करेंगे। 29 तारीख को दोपहर में फॉरेन रिलेशंस के कार्यक्रम में जाएंगे और 29 तारीख की दोपहर को ही वो रवाना हो जाएंगे वॉशिंगटन के लिए लगभग 3 बजे के आसपास। उसके बाद 29 तारीख को उनकी ओबामा प्रशासन से मुलाकात है, ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे, जिसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शीतल, ब्लेयर हाउस का बैकग्राउंड बताइए और ये बताइए कि ब्लेयर हाउस में रहना कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को जब ब्लेयर हाउस में रुकाया जाता है तो उसके क्या मायने? बिल्कुल, ब्लेयर हाउस ये व्हाइट हाउस के ठीक सामने है, वहां से काफी ज्यादा दूर नहीं है। और ब्लेयर हाउस की खासियत ये है कि जितने भी अमेरिकी प्रशासन के नजदीकी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, यानी जिन्हें अमेरिका अहमियत देता है, अहमियत दिखाना, इनको मक्खन लगाना चाहता है, उन्हें उस जगह पे ठहराया जाता है ब्लेयर हाउस में। और इसकी एक बानगी ये उदाहरण ये है कि जब 2008 में परमाणु करार नहीं हुआ था और होने जा रहा था, उसकी बातचीत ऑलमोस्ट फाइनल हो रही थी। और इस वक्त नरेंद्र मोदी अपने विमान से उतरते हुए नरेंद्र मोदी अमेरिका की सरजमी पर कदम रख रहे हैं। आप देख सकते हैं 4 महीने पहले मोदी की सरकार हिंदुस्तान में बनी और उसके बाद मोदी की सबसे बड़ी यात्रा, मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबसे बड़े कुनबे के साथ, ये आप देख सकते हैं मोदी को भारत के राजदूत रिसीव कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिस वक्त हिंदुस्तान से विमान में सवार हुए थे उस वक्त वो कुर्ता पायजामा पहने हुए थे और आप उनके कपड़ों पर अगर गौर करें तो इस वक्त नरेंद्र मोदी बिल्कुल अलग बदले हुए अंदाज में नजर आ रहे हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत डॉक्टर एस जयशंकर ने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया, स्वागत किया और अब नरेंद्र मोदी आलीशान कार में बैठ करके अपने होटल के लिए रवाना हो रहे हैं। हमने साफ तस्वीरें देखी किस तरीके से नरेंद्र मोदी अमेरिका की सरजमी पर उतर चुके हैं। अब जैसा कि दीपक बता रहे थे कि आज उनका कोई कार्यक्रम नहीं है, 27 तारीख से यानी कल से उनके कार्यक्रम शुरू होंगे, जिसमें सबसे अहम कार्यक्रम उनका होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा को वो संबोधित करेंगे। हिंदी में ये संबोधन हो सकता है। इसके अलावा उनके तमाम कार्यक्रम हैं। अगले 100 घंटे मोदी अमेरिका में बिताएंगे और लगभग 50 से 50 के लगभग अहम कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं मरून रंग की ये वो जैकेट पहने हुए हैं, बंद गले का कोट पहने हुए हैं और काले रंग की पैंट वो पहने हुए हैं। आमतौर पर इस लिबास में हिंदुस्तान में मोदी को इससे पहले शायद ही देखा गया हो। दीपक, बिल्कुल बदले हुए अंदाज में नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। अगर उनके लिबास की बात की जाए तो काले कलर की पैंट और मरून कलर का बंद गले का कोट वो पहने हुए हैं। जी हाँ, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। उनको पता है कि आज पूरे देश और दुनिया की निगाहें उन पर लगी होंगी और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल अपने लुक को बदला है। नरेंद्र मोदी को स्टाइल आइकॉन माना जाता है और नरेंद्र मोदी को जो लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं वो जानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की कोई एक कमजोरी है तो वो है उनके कपड़े। नरेंद्र मोदी को स्टाइल के कपड़े पहनना बहुत पसंद है। वो हर मौके के हिसाब से अपने कपड़ों का चयन करते हैं, हर जगह के हिसाब से अपने कपड़े का चयन करते हैं। शपथ विधि के लिए उन्होंने अलग कपड़ों का चयन किया। जब वो अपनी इलेक्शन रैलीज में जाते हैं तो तब उनके कपड़ों का चयन अलग होता है। मोदी का जैकेट अलग है जिसका अमेरिका में चलन है। शीतल से पूछते हैं, शीतल ने देखा कि अमेरिका के अंदर मोदी के जैकेट का जादू कैसा है। मेडिसन स्क्वायर में जो लोग जा रहे हैं अनुराग, वो मोदी के जैकेट को खरीदने की वहां पर होड़ लगी हुई है और शीतल ने बकायदा उस पर एक स्टोरी की थी कि कैसे अमेरिका के अंदर मोदी जैकेट बिक रहे हैं। ये मोदी जैकेट का क्या जादू है शीतल, ये बताइए, क्योंकि आज बदले बदले से सरकार नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक जैकेट पहन रखा है और काले कलर की पैंट पहन रखी है, यानी मोदी का स्टाइल जो है वो आज बदला हुआ है जब अमेरिका की सरजमी पर उन्होंने लैंड किया है तब।
बिल्कुल, मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त क्या पहनना है, कौन सा परिधान उन पर सूट करेगा, और उनका ड्रेसिंग सेंस जो है उसकी बहुत तारीफ हो चुकी है। फैशन डिजाइनर भी उसकी तारीफ करते हैं। रही बात मोदी जैकेट की, जो हाफ जैकेट वो पहनते हैं, उसका चलन वाकई अमेरिका में बहुत है। और हमने जैसा कि अपनी रिपोर्ट में दिखाया था अपने दर्शकों को कि अलग अलग रंगों में जो रंग नरेंद्र मोदी पहनते हैं उन सभी रंगों में जैकेट जो है यहाँ पर अवेलेबल है। और खासतौर से मैडिसन स्क्वायर में जो इवेंट होने वाला है उसमें भारतीय जो शामिल हो रहे हैं वो चाह रहे हैं कि वो हाफ जैकेट पहन के जाएं। और कई सौ जैकेट्स का ऑर्डर जो था उस स्टोर मालकिन को दिया गया था जिस स्टोर में हम गए थे न्यू जर्सी में, और ऑर्डर्स उनके पास आ रहे थे कि हमें ये मोदी जैकेट चाहिए, हमें बहुत खूबसूरत लगती है। तो नरेंद्र मोदी की जो स्टाइल उनका जो स्टाइल सेंस है वो न सिर्फ देश में उसने धूम मचा रखी है बल्कि यहाँ 7 समंदर पार अमेरिका में भी धूम मची हुई है। तो अनुराग, स्टाइल गुरु, स्टाइल आइकन नरेंद्र मोदी हैं और उनकी इस जैकेट ने अमेरिका के अंदर भी धूम मचा रखी है। आप मेरी जैकेट भी देख सकते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी से आपको प्रभावित लगता हूं। तो अनुराग, ये उनके ड्रेसिंग सेंस है और इस ड्रेसिंग सेंस के साथ साथ मुद्दों की अगर बात करी जाए तो टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा मुद्दा ओबामा और नरेंद्र मोदी की बातचीत में हो सकता है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हम फ्रीडम टावर के पास खड़े हुए हैं और फ्रीडम टावर 9/11 के बाद बनाया गया। 9/11 में जो ट्विन टावर गिराए गए थे अलकायदा के द्वारा, अलकायदा ने दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला यहां पर किया था और ट्विन टावर के बाद यहां पर एक मेमोरियल बनाया गया है और मेमोरियल के साथ साथ अब एक फ्रीडम टावर यहां पर बन चुका है जिसमें ऑफिस बनाने की तैयारी की जा रही है और एक दूसरा टावर भी खड़ा किया जाएगा। ऐसी खबरें हमें मिली हैं, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। और इसके चलते आईसिस की जो नई धमकी है और साथ ही साथ अलकायदा की जो नई धमकी है कि वो न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन और सब अर्बन स्टेशन को निशाना बना सकते हैं, उसके साथ ही साथ सीरिया पर जो बमबारी हुई है उसमें भारत के सहयोग की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओबामा कर सकते हैं। तो टेबल पर आतंकवाद भी एक बड़ा मुद्दा दोनों देशों के बीच हो सकता है जिसकी पूरी की पूरी संभावना है। अनुराग, बिल्कुल। और इस वक्त हम जो तस्वीरें दीपक दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे से एक लंबा चौड़ा काफिला प्रधानमंत्री को लेकर उनके होटल के लिए निकला है। चूंकि आप वहां मौजूद है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अमूमन कितना वक्त हवाई अड्डे से न्यूयॉर्क होटल तक पहुंचने में लगेगा प्रधानमंत्री को? लगभग 30 मिनट का वक्त लगना चाहिए। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो मेरे ख्याल से ओबामा के बाद किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई है जितनी नरेंद्र मोदी को दी गई है। उनकी गाड़ी एक विशेष लिफ्ट से जो न्यूयॉर्क होटल है उसके पेंट हाउस तक जाएगी, यानी उनकी पूरी की पूरी गाड़ी लिफ्ट से उठाई जाएगी और पेंट हाउस तक जाएगी, यानी उनको लिफ्ट के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, गाड़ी से नहीं उतरना पड़ेगा, वो न्यूयॉर्क होटल के पेंट हाउस तक रुकेंगे। कल पूरे न्यूयॉर्क होटल का जायजा हमारी सहयोगी शीतल राजपूत ने लिया था। शीतल, कितना बड़ा सुरक्षा घेरा है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए? बिल्कुल दीपक, जैसा कि आपने भी कुछ रोज पहले देखा था कि वहां पर पहला घेरा जो है वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का है, जो कि एक बहुत ही कर्मठ पुलिस फोर्स मानी जाती है दुनिया भर में और खासतौर से न्यूयॉर्क शहर में। तो उस होटल के चारों तरफ न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की तैनाती बहुत दिन से है। कल रात हम जब वहां गए तो वो तैनाती और बढ़ा दी गई थी और उसके अलावा सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विस के लोग भी वहां पर होंगे। सादे कपड़ों में भी वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है वो घूम रहे हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री का अपना जो सुरक्षा घेरा है जो उनके साथ आया है वो भी वहां पर रहेगा। तो पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है नरेंद्र मोदी के लिए भी और इसलिए भी क्योंकि आईसिस पर जो हमले अमेरिका ने किए हैं उसके चलते न्यूयॉर्क और उसके आसपास के इलाकों में जहां पर अहम हस्तियां ठहरी हुई है दुनिया भर की, वहां पर खतरा बहुत बढ़ गया है। तो काफी चाक चौबंद ये सुरक्षा व्यवस्था है। 30 मिनट तक न्यूयॉर्क पैलेस होटल में पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी और उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि लिफ्ट से वो सबसे ऊपर पेंट हाउस में जाएंगे, जो अपने आप में एक अजूबा होगा। जी बिल्कुल, अपने आप में एक अजूबा होगा। लेकिन अनुराग, मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि 5 स्तर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें पहले स्तर पर NYPD होगा,
न्यूयॉर्क होटल के अंदर FBI के एजेंट्स भी होंगे और साथ ही साथ सीक्रेट सर्विस होगा। सीक्रेट सर्विस के एजेंट जो हैं वो प्लेन कपड़ों में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इसके बाद ओबामा से मुलाकात है और व्हाइट हाउस के अंदर उनके पूरे के पूरे कार्यक्रम हैं। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग प्रधानमंत्री के साथ चलते हैं वो अंदर के घेरे में होंगे और सबसे अंदर के घेरे में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो कि प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी देता है वो होगा। तो 5 स्तर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है और इससे पहले हमने देखा था सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था अफगानिस्तान के जो प्रीमियर है हामिद करजाई उनको दी जाती थी, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने उनको भी पीछे छोड़ दिया है और 5 स्तर का सुरक्षा घेरा इस बार नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। यही हाल मेडिसन स्क्वायर गार्डन का है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के चलते ही पेंसिल्वेनिया के स्टेडियम में जो उन्हें कार्यक्रम करना था वो कार्यक्रम पेंसिल्वेनिया के स्टेडियम में न होके मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हो रहा है क्योंकि उसको ज्यादा सिक्योर माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा कारणों से मेडिसन स्क्वायर गार्डन के लिए इजाजत दी है, पेंसिल्वेनिया स्टेडियम के लिए नहीं, जब क्योंकि मेडिसन स्क्वायर गार्डन ज्यादा सुरक्षित है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 20,000 लोग ही आते हैं जबकि पेंसिल्वेनिया स्टेडियम में 50,000 लोग तक आ सकते थे। फिर भी मेडिसन स्क्वायर गार्डन को सुरक्षा एजेंसियों ने चुना जबकि पेंसिल्वेनिया स्टेडियम को नहीं चुना। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखा गया है। अनुराग। बिल्कुल दीपक, हम आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आलोक मेहता और साथ ही विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा भी हैं। आप चाहें तो उनसे भी सवाल कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा दीपक, आप इस वक्त न्यूयॉर्क पैलेस होटल से कितनी दूरी पर हैं? नहीं, हम डाउनटाउन में है। न्यूयॉर्क पैलेस होटल यहाँ से दूर है, वो अप स्ट्रीट है, 50 और 51 स्ट्रीट के पास है। हम डाउनटाउन है, ब्रॉडवे और जो ट्विन टावर था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, हम उसके पास हैं। हम लगभग आधे घंटे की दूरी पर हैं। इसके बाद हम न्यूयॉर्क पैलेस होटल की तरफ ही जाएंगे क्योंकि हमको यहाँ से एक शो करना था। आपने वो शो 8 बजे टुनाइट विद दीपक चौरसिया में जरूर देखा होगा। अनुराग, आप भी उस शो को एंकर कर रहे थे। उस शो के लिए हम यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद ही चूंकि प्रधानमंत्री की आगवानी थी 3 बजे से न्यूयॉर्क पैलेस होटल में मीडिया सेंटर शुरू हो जाएगा, तब 3 बजे हम पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ पर लोकल टाइम लगभग 12:45 हो रहा है और इसके बाद हम सीधे न्यूयॉर्क पैलेस होटल चलेंगे और वहां से पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे, मैं और शीतल, प्रधानमंत्री की इस विजिट को लेकर। क्योंकि प्रधानमंत्री आते से ही विदेश मंत्रालय के, UN के परमानेंट मिशन के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। उस बैठक में क्या निकलता है, प्रधानमंत्री के भाषण की ट्रांसक्रिप्ट क्या बनती है, इस पर थोड़ी थोड़ी जानकारी छनकर बाहर निकलेगी, तो वो देने की पूरी कोशिश हम अपने दर्शकों को करेंगे। अनुराग। बिल्कुल दीपक, आएंगे आपके पास। इस वक्त 2 तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देख सकते हैं जब अमेरिका के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्ता पायजामा पहने हुए थे बाकायदा, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर न्यूयॉर्क में उतरे हैं प्रधानमंत्री, तब सूट पहनकर उतरे हैं। मरून कलर का बंद गले का कोट और काले रंग की पैंट पहन करके वो उतरे हैं। आमतौर पर इस तरीके के पैंट और बंद गले के कोट में शायद प्रधानमंत्री को नहीं देखा गया है, लेकिन जैसा कि चर्चा लगातार रही है कि प्रधानमंत्री अपने कपड़ों को लेकर जाने जाते हैं, स्टाइल आइकन माने जाते हैं, तो ये एक और नया रूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाई दे रहा है। आलोक मेहता साहब, अगर आप देख पा रहे हो प्रधानमंत्री जब उतरे हैं कैनेडी हवाई अड्डे पर, तो जो लिबास उन्होंने पहना हुआ है, बेहद कॉन्फिडेंस उनके चाल ढाल में और उस लिबास में उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। निश्चित रूप से अनुराग, जिस तरह का एक आत्मविश्वास उनमें हो, एक पूरे बहुमत के साथ वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दुनिया में ये दिखाना चाहते हैं कि भारत अब किस दिशा में जा रहा है। भारत एक ताकतवर देश है, आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से भी उसका महत्व है। और जैसा आपने कहा, ड्रेस असल में ये है कि जो औपचारिक हमारे यहाँ बंद गले का, वैसे आपको याद हो तो अभी जब चीन के राष्ट्रपति आए थे तो वो जैकेट पहने हुए भी, और उनको भी जैकेट उन्होंने पहना दिया था। तो अभी तो ये देखना है कि वो एक औपचारिक, चूंकि आज भी कुछ वहां पर किस तरह का मौसम रहता है, लोगों के साथ जो विचार विमर्श होगा, और उसमें संयुक्त राष्ट्र में भारत के हमारे जो प्रतिनिधि हैं, विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वहां पहले से पहुंची हुई हैं। तो जो नवाज शरीफ
की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं, जिस तरह से भारत पर तरीके की आक्रामक रुख उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपनाने का रुख बनाया हुआ है, और उस दृष्टि से उसकी एक पूरी रणनीति वो आज विचार विमर्श करेंगे। लेकिन जिस तरह से हवाई अड्डे से आपने जो सवाल किया, वो जब उतरे हैं तो लगता है ना कि भारत का प्रधानमंत्री बिल्कुल एक आत्मविश्वास के साथ उतरा है, और वो बताएंगे कि आगे भारत की क्या रणनीति है आतंकवाद से लड़ने के लिए। खास करके दुनिया की निगाह जिस जमीन पर उतरे हैं, संयुक्त राष्ट्र का गठन ही इस बात के लिए हुआ है कि दुनिया में शांति हो। बिल्कुल एक आत्मविश्वास के साथ उतरा है, और वो बताएंगे कि आगे भारत की क्या रणनीति है आतंकवाद से लड़ने के लिए। खास करके दुनिया की निगाह जिस जमीन पर उतरे हैं, संयुक्त राष्ट्र का गठन ही इस बात के लिए हुआ है कि दुनिया में शांति हो और युद्ध संघर्ष उसको टाला जाए, आतंकवाद से लड़ा जाए। कई बार संकल्प इस तरह के हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका संयुक्त राष्ट्र की इस भूमि पर महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल। हमारे साथ चिंतामणि महापात्रा जी भी मौजूद हैं। चिंतामणि महापात्रा जी, जैसा कि आलोक मेहता जी कह रहे हैं कि भाई मोदी इस आत्मविश्वास के लिए जाने जाते हैं, खासकर चीन के राष्ट्रपति आए, उनको भी अपने जैसा जैकेट मोदी ने पहनाया। बड़ा सवाल यह है कि क्या ओबामा को भी इस तरह का जैकेट पहना पाएंगे मोदी? मेरा मतलब वैचारिक रूप से है। ओबामा को किस टाइप का जैकेट पहनाएंगे नहीं पहनाएंगे वो तो अलग बात है, मगर मोदी जिस तरह से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अमेरिका गए हैं एक मिशन के साथ, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कि एक मिशन रख के जाता है और उसका कोई चुनौतियां नहीं आते। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में पहुंचे ही हुए हैं कि न्यूयॉर्क का एक कोर्ट उनके खिलाफ एक समन जारी कर चुका है। वो गोधरा इंसिडेंट को लेके किसी ने जाके उनको केस किया है और उस केस की वजह से समन जारी हुआ है। मगर ये एक अच्छी खबर ये है कि व्हाइट हाउस से कुछ ऑफिशियल अपने नाम बताए बिना ये साफ कर चुके हैं कि मोदी भारत का प्रधानमंत्री हैं, उनके पास फुल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है और ये कोर्ट का समन कोई भी असर नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका का कुछ कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने भी, और अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के कुछ मेंबर्स हैं और कुछ कंपनियां का जो सीईओ हैं, वो जाके ओबामा को चिट्ठी लिखे हैं कि मोदी बहुत अच्छे अच्छे बात करते हैं और एफडीआई के बारे में बात करते हैं, इंडिया का आर्थिक स्थिति को कैसे बदलाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे आगे बढ़ाएंगे, अच्छे करेंगे, स्ट्रांग करेंगे। बात तो करते हैं, मगर जो बात करते हैं वो जो काम करते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है, उनको और ज्यादा करना चाहिए। और ओबामा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मोदी के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालें कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको बंद करें। और इंडिया के खिलाफ जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का जो एक धप्पा लगा था, अभी उन्होंने दोबारा कुछ कांग्रेसमैन चिट्ठी लिखे हैं, रिक्वेस्ट किए हैं कि इंडिया के ऊपर दोबारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को लेकर इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ये सारी चुनौतियां हैं, मगर मेरा बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि मोदी जिस तरह का एक पर्सनालिटी है, ऐसे छोटे छोटे चुनौती को बिल्कुल साइड करके आगे बढ़ते जाएंगे। और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका ड्रेस पैटर्न, उसका एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। जी दीपक, एक समन की बात अभी साफ तौर पर चिंतामणि महापात्रा जी ने की, जो वहां की एक अदालत ने गोधरा दंगों के मामले में नरेंद्र मोदी के खिलाफ समन जारी किया है, वहां इसको लेकर किस तरह की बात है? नहीं, यहाँ पर इसको लेकर किसी भी तरह का कोई असर नहीं है। यहाँ पर न इसको लेकर चर्चा है, न इसको लेकर कोई बात करना चाहता है, और न ही इसको लेकर किसी ने इस मुद्दे को सीरियसली लिया है। हमने यहाँ पर कई एनआरआई लोगों से बात की, शीतल ने यहाँ पर कई एनआरआई लोगों से बात की। गोधरा दंगों को लेकर जो समन हुआ है शीतल, मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी ने उसको इतना महत्व दिया है। नहीं, इसकी कोई चर्चा भी नहीं, महत्व भी नहीं, और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। तो उससे लगता है कि इस मसले को कोई खास अहमियत यहाँ नहीं दी गई है। और ज्यादा जोर है कि नरेंद्र मोदी जब एनआरआई से मिलेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे और ओबामा के सामने किस तरह के मुद्दे रखेंगे। तो ये मसला मुझे लगता नहीं कि किसी के दिमाग में है। अनुराग, मुझे नहीं लगता कि ये मसला यहाँ पर किसी के दिमाग में है या इसको किसी भी तरह से सीरियसली लिया जा रहा है, बल्कि लोगों को ये लगता है कि जो भी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे या जो भी लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो भारत की शान को नीचे कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भारत की जनता ने थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ चुन लिया है। अब उनके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाना गलत है, इस तरह का इल्जाम उन पर नहीं लगाया जाना चाहिए। ये मेजॉरिटी लोगों की राय है,
ये उन लोगों की भी राय है जो यहाँ पर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, एनसीपी से जुड़े हुए हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अपने खुद के संगठन हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। यहाँ पर अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी ये लाइन है कि नरेंद्र मोदी अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, वॉशिंगटन पहुंचे हैं, ओबामा प्रशासन से बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भाषण देंगे, तब उनका उसी तरह से सम्मान होना चाहिए जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री का होना चाहिए। और मेरे ख्याल से आलोक मेहता और चिंतामणि महापात्रा भी इस बात से सहमत होंगे कि इस पूरी की पूरी बात पर आम सहमति होनी चाहिए। और जहां तक मुद्दों की बात करी जाए तो 5 बड़े मुद्दे होंगे। शीतल से हम जानेंगे कि जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो रक्षा सहयोग के लिए होगा, डिफेंस के लिए होगा, और डिफेंस को क्या बिग टेक अवेज होंगे। शीतल ने इस पर काफी रिसर्च किया है, काफी बातचीत की है लोगों से। जी, हम शीतल से बात करें दीपक इस मसले पर, उससे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का काफिला जैसे अमेरिका की सड़क पर किसी जाम में फंस गया है। हालांकि हम जानते हैं कि वहां पर रेगुलर ट्रैफिक के लिए बाकायदा एक अलग सड़क है और वीआईपी मूवमेंट के लिए एक अलग लेन होती है, लेकिन इस वक्त नरेंद्र मोदी का काफिला जिस लेन पर है उसमें भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं और जिस रफ्तार से ये काफिला चल रहा है ऐसा लग रहा है कि मोदी अमेरिका में जाकर जाम से जूझ रहे हैं। ये न्यूयॉर्क शहर है, यहाँ पर जितने भी ट्रैफिक मूवमेंट होते हैं उसके अंदर ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर ट्रैफिक सरकता है। दिल्ली और न्यूयॉर्क के ट्रैफिक में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वीआईपी मूवमेंट के लिए कोई अलग लेन होता है। न्यूयॉर्क के अंदर बात करी जाए तो यहाँ पर 117 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं। हमें वाकई नहीं पता कि नरेंद्र मोदी के वीआईपी रूट को किस तरीके से प्लान किया गया है, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया है। अगर तस्वीरों में आप देख रहे हैं तो हो सकता है ये संभव हो कि वो जॉन एफ कैनेडी से निकलने के बाद किसी ट्रैफिक लेन में किसी समस्या में फंस गए हों। इसकी पूरी की पूरी संभावना है, क्योंकि ये न्यूयॉर्क का पीक ट्रैफिक आवर है और इसमें इस तरह की बातें होती रहती हैं। बड़े बड़े शहरों में इस तरह के घटनाएं होती रहती है। अनुराग, मैं यही कह सकता हूं। आप तस्वीरों में ज्यादा बेहतर देख पा रहे होंगे, मैं और शीतल इस वक्त थोड़ा दूर हैं, नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में इस तरह की समस्या आम बात है, कोई नई बात नहीं है। अनुराग, बिल्कुल आम बात है, कोई नई बात नहीं है। और साफ तौर पर यहां हम कह सकते हैं कि सड़क पर जो गाड़ियों का काफिला है, नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला, और इसके अलावा जो वहां पर एक रूटीन ट्रैफिक होता है, अब साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से नरेंद्र मोदी के काफिले की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई है। हम जवाब चाहेंगे शीतल से जो सवाल आपने किया था दीपक। रक्षा सौदों को लेकर क्या बिग टेक अवे हो सकता है शीतल, क्योंकि आपने रक्षा सौदों पर कई लोगों से बात की है और रक्षा सौदे एक बड़ा मुद्दा है ओबामा और नरेंद्र मोदी की पार्टी। बिल्कुल दीपक, तकरीबन 5 बिलियन यूएस डॉलर्स के अंदर का फिलहाल हम उम्मीद कर सकते हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट है जिसकी भारत को जरूरत है और जो अमेरिका बेचना चाहता है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, एकदम सोफिस्टिकेटेड हाई टेक्निक हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स उसमें शामिल हैं। और हमें बताया गया है कि 3 से 5 बिलियन यूएस डॉलर्स के बीच की जो है डिफेंस सौदे जो है उसकी दरकार भारत को है और अमेरिका वो इक्विपमेंट भारत को बेचना चाहता है। प्रमुखता से उसमें हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल्स शामिल हैं। हेलीकॉप्टर और मिसाइल शामिल हैं। ये देखना महत्वपूर्ण है अनुराग कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों के खरीदारों में से एक है। भारत इजराइल से खरीदता है, भारत अमेरिका से खरीदता है, इससे पहले भारत रशिया से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदता रहा है। भारत और रशिया की दोस्ती बड़ी पुरानी दोस्ती है, बड़ी पक्की दोस्ती है और इसीलिए रशिया से हथियार खरीदे जाते रहे हैं। लेकिन रशिया के विघटन के बाद, रशिया के थोड़ा कम शक्तिशाली होने के बाद भारत की दोस्ती अमेरिका से बढ़ी है और अमेरिका से हथियार खरीदे जाने लगे हैं। तो दुनिया का जो माहौल बदला है और जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय, नरसिम्हा राव के समय जो पूरे दुनिया में डिप्लोमेटिक कल्चर बदला है, जो डिप्लोमेसी बदली है, उसके बाद जिस तरह के नए हालात बने हैं और अमेरिका से जो भारत की नजदीकियां बढ़ी हैं,
हैं, उन हालात को देखते हुए अब भारत और अमेरिका के संबंध नई सीमेंट, एसीसी सीमेंट की तरह मजबूत होते जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी उसको और नई मजबूती प्रदान करेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। जो दूसरा बड़ा मुद्दा होगा वो मुद्दा आतंकवाद को लेकर होगा, विज़ाविज़ पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान में जिस तरह से टेरर है, पाकिस्तान जिस तरह से आतंक की फैक्ट्री चला रहा है, अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में भारत का जिस तरह से रोल है, जिस तरह से अमेरिकी फौजों की वापसी का मुद्दा है और भारत को जिस तरह से वहां रिकंस्ट्रक्शन करना है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। शीतल, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान में भारत के सामने 3 बड़े मुद्दे हैं, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, अलकायदा और ISI। क्या ओबामा से बातचीत के वक्त पाकिस्तान एक बड़ा मुद्दा होगा, पाकिस्तान का जिक्र होगा या नहीं होगा? पाकिस्तान का जिक्र क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी सीमा पार आतंकवाद के कॉन्टेक्स्ट में होगा और इसके अलावा आप जब जिक्र कर रहे थे आतंकवाद के लिए क्या क्या सहयोग हो सकता है और किस तरह की बात हो सकती है, तो एक चर्चा ये भी है कि डेविड हेडली जो कि 26/11 के प्लानर्स, मास्टरमाइंड्स, मुजरिमों में से एक है, उसके प्रत्यर्पण की मांग जो है वो भारत अमेरिका से कर सकता है। आप जानते हैं कि वो अमेरिकी नागरिक है और अमेरिका में रह रहा है, उसके ऊपर ट्रायल चल रहा था, तो भारत की तरफ से डेविड कोलमन हेडली के प्रत्यर्पण की, जो 26/11 का मास्टरमाइंड एक है, उसके प्रत्यर्पण की मांग की जा सकती है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सीमा पार से टेररिज्म जो चल रहा है लगातार, उस पर यकीनी तौर पर चर्चा होगी और हाफिज सईद जो है उस पर अमेरिका ने पहले ही बहुत बड़ा इनाम रखा है, तो वो अमेरिका की नजरों में मुजरिम है और उसकी चर्चा भी होगी। लेकिन अनुराग, मैं चिंतामणि महापात्रा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं और मेरा सवाल चिंतामणि महापात्रा जी से ये है कि उनके हिसाब से कौन से 5 बिग टेक अवे होंगे जो अमेरिका भारत को दे सकता है, कौन से 5 ऐसी बड़ी चीजें होंगी जिस पर भारत की नजर होगी, नरेंद्र मोदी की नजर होगी? भारत की तरफ से देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना देश का जो आर्थिक स्थिति को कैसे आगे बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रांग बनाएं, उनका प्रायोरिटी यही आर्थिक इश्यू पे लेके होगा। मगर अमेरिका की तरफ से देखेंगे तो उनका प्रायोरिटी है डिफेंस इक्विपमेंट कैसे सेल करेंगे और भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधी जितने भी मुद्दे हैं उसको कैसे ज्यादा मजबूत करेंगे, वो अमेरिका की तरफ से है। मगर प्रधानमंत्री बिल्कुल साफ साफ ये कहे हैं FDI के बारे में कि फर्स्ट डेवलप इंडिया, फिर बोलते हैं कम एंड मेक इन इंडिया, फिर वो ये भी कहेंगे $1 ट्रिलियन का जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया में निवेश करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, वो अमेरिका को जो कंपनियां हैं उनको आमंत्रण देंगे, क्योंकि जापान और चाइना में जिस तरह से उनका प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री ने ये कमिटमेंट दिया है $30 बिलियन, $35 बिलियन, $20 बिलियन का, ओबामा ने ये नहीं कर सकते। ये अमेरिका में जो सिस्टम है काफी अलग है, वो प्राइवेट कंपनीज आएंगे। मगर डिफेंस को लेके ये 100% बिल्कुल तय है कि नरेंद्र मोदी यह भी चाहते हैं कि भारत का डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग हो, क्योंकि भारत की जो चुनौतियां आसपास है, मंडरा रहा है, उसको नजर में रखते हुए मोदी साहब ने ये चाहते हैं कि भारत का डिफेंस स्ट्रांग हो। मगर ये बताना चाहूंगा मैं कि पिछले साल अमेरिका ने सबसे ज्यादा हथियार इंडिया को बेचा और इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स बाजार है। और आने वाले दिनों में सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट की बात नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होंगे। और जिस तरह से अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया आके ये इंडिया को ऑफर किया है, को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। तो और तीसरी बात यह है कि मोदी सरकार ने ये कहना चाहते हैं कि जो छोटे छोटे पदक्षेप लेना चाहिए, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर को लेके हो या डिफेंस में FDI को लेके हो, उन्होंने शुरू किया है। फिलहाल उन्होंने कोई एक नया इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में ऐसा कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जो बजट पास हुआ है वो भी ठीक ठाक सामान्य तरीके बजट पास हुआ है। तो अमेरिका की तरफ से उनका एक्सपेक्टेशन है कि प्रधानमंत्री मोदी उनको ये खुलासा करें कि उनका प्लान क्या है, उनका पॉलिसी क्या है, जिससे अमेरिकन बिजनेसमैन, अमेरिकन ट्रेडर, अमेरिकन इन्वेस्टर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। जी बिल्कुल, अमेरिकन इन्वेस्टर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। $1 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट डेवलप इंडिया की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन कई सारे रोड ब्लॉक है अनुराग,
और इंडियन कम्युनिटी क्या इसके बारे में सोचती है। शीतल, हमने इतनी इंडियन कम्युनिटी से बात करी, सब लोग बोल रहे हैं कि 25 मिलियन एनआरआईज जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर हैं। अगर मोदी उनको भी टैप कर लेते हैं और सबसे $10,000 का इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो आप सोच सकते हैं कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन भारत के अंदर जो रेड टेपिज्म है उसको दूर करने की बात, उसको दूर करने की मांग वो जरूर करते हैं। तो क्या मोदी इस रेड टेपिज्म को दूर कर पाएंगे जिस तरह से उन्होंने गुजरात में किया है? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी की शैली ये है, स्टाइल ये है। गुजरात में उन्होंने ऐसा किया है और जहां तक हम जानते हैं और आप जानते हैं कि उनकी जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उनकी कैबिनेट के साथ जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, दिल्ली में पीएमओ में जैसे काम हो रहा है, तो बहुत हद तक लाल फीताशाही जो रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेटिक टैंगल्स जो है, उनको हटाने की मोदी की जबरदस्त कोशिश है। और क्योंकि वो गुजरात से और बार बार ये कह चुके हैं कि गुजरात का व्यक्ति जो होता है वो बिजनेस माइंडेड होता है और उसकी समझ बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा होती है, पारखी होती है व्यापार को लेकर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि व्यापार में भी जो इन्वेस्टमेंट में रेड टेपिज्म का सामना लोगों को करना पड़ता है, एनआरआईज को, वो लाल फीताशाही मोदी जरूर हटाएंगे, क्योंकि वो आर्थिक विस्तार पर लगातार जोर दे रहे हैं, बार बार उसकी बात कर रहे हैं। चीन और जापान के कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने ये कही। और व्यापार में भी जो इन्वेस्टमेंट में रेड टेपिज्म का सामना लोगों को करना पड़ता है, एनआरआईज को, वो लाल फीताशाही मोदी जरूर हटाएंगे, क्योंकि वो आर्थिक विस्तार पर लगातार जोर दे रहे हैं, बार बार उसकी बात कर रहे हैं। चीन और जापान के कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने ये कही और संयुक्त राष्ट्र में कल जो उनका भाषण होगा, जो हमें खबर मिली है, उसमें भी ये बात वो उठाएंगे। उसमें भी ये बात उठाएंगे। लेकिन अनुराग, यहाँ पर जितने भी एनआरआईज हैं और जिन लोगों से हमने बात की, उनको एक बात जरूर महसूस होती है कि भारत में अगर किसी एक चीज को कम होना चाहिए तो वो करप्शन है। और उनको इस बात की उम्मीद है कि मोदी ने जो अपने भाषण में एक बार कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस पर मोदी अमल करेंगे और वो ही करप्शन को दूर कर सकते हैं। तो एक नया ऑप्टिमिज्म करप्शन को लेकर कम से कम जितने भी एनआरआईज हैं उनके अंदर देखने को मिला है, जो एक बेहद अच्छी बात है। अनुराग जी, दीपक, एक बहुत अहम चीज और है, क्योंकि अभी अभी आपने भी जिक्र किया और हम जानते हैं कि बान की मून से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और बहुत मुमकिन है कि अब से कुछ देर बाद उनका जो भाषण होने वाला है महासभा में, वहां भी वो इस मुद्दे को उठाएंगे। इस पर मोदी का क्या रुख होगा, इसे लेकर यहां सबकी नजरें टिकी हुई। देखिए, इसके दो विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि मोदी कश्मीर के मुद्दे को उठाएं और ये कहें कि ये दोनों देशों के बीच का एक मुद्दा है और इसमें हम तीसरे पक्ष को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा विकल्प ये है कि कश्मीर के मुद्दे पर मोदी कुछ ना कहें और कश्मीर के मुद्दे को फोकस में लाएं ही ना, क्योंकि अगर वो कश्मीर के मुद्दे को उठाते हैं तो ओबामा से जो उनकी मीटिंग है वो डाइवर्ट होगी। ये मैं दोनों संभावनाओं से बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक हमको ऑफिशियल तौर पर या अनऑफिशियल तौर पर किसी भी तरह का कोई संकेत एमईए से नहीं मिला है। संभावनाओं पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें न तो कंफर्मेशन मिला है इस पर, न किसी तरह का डिनायल मिला है क्योंकि मोदी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब ये खबर आई है, मोदी प्लेन में थे, आगे क्या रणनीति बनाते हैं वो आज एमईए के ऑफिशियल से मिलेंगे, परमानेंट मिशन के लोगों से मिलेंगे। शीतल, आपको क्या लगता है इसमें परमानेंट मिशन उनको क्या सलाह दे सकता है कि मोदी क्या कश्मीर पर कोई स्टैंड ले या कश्मीर के मुद्दे को छोड़ते हुए निकल जाएं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भारत का प्रधानमंत्री के वर्ड का उल्लेख जानबूझकर संयुक्त राष्ट्र के अंदर करता ही नहीं। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि भारत ने एक रणनीति के तहत और उनकी ये विदेश नीति रही है कि वो कश्मीर मसले को आपस का मसला समझते हैं, अपना मसला समझते हैं और उसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नहीं लाना चाहते। तो और जिस तरह की शख्सियत नरेंद्र मोदी की है, मुझे नहीं लगता कि वो कश्मीर मसले पर तवज्जो डालना चाहेंगे, उस पर ध्यान भटकाना चाहेंगे इस वक्त, जबकि सारा ध्यान उनका ओबामा के साथ बातचीत को लेकर है। इस बातचीत से क्या टेकअवेज होंगे, भारत और अमेरिका के संबंधों में क्या क्या नई उछाल देखने को मिलेगी, किस तरह की प्रगति होगी, क्या क्या अग्रीमेंट्स होंगे। जब सारा फोकस ओबामा और मोदी की बातचीत पर है, भारत अमेरिका के रिश्तों पर है, तो मुझे लगता है कि कश्मीर के मसले पर वो जानबूझकर ध्यान डाइवर्ट करना चाहेंगे। और वैसे भी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मसले पर ज्यादा चिंतन मनन करना पसंद नहीं करता है। बिल्कुल, तो के वर्ड जो है, के वर्ड भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत चलता है। अगर नवाज शरीफ से मुलाकात टालने के पीछे डोमेस्टिक रीजंस तो थे, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात थे, भारत के अंदरूनी हालात थे। पाकिस्तान ने जो कुछ किया अलगाववादियों की मीटिंग के बाद वो भी था।
लेकिन सुषमा स्वराज ने एक संकेत दिया था ये कहते हुए कि कूटनीति के अंदर कोई कॉमा और फुल स्टॉप नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने यह तय किया कि वो नवाज शरीफ से नहीं मिलेंगे। जाहिर सी बात है वो न्यूयॉर्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में सिर्फ और सिर्फ अपनी मीटिंग का जो फोकस है अनुराग वो रखना चाहते थे ओबामा से मीटिंग पर, संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण पर, क्योंकि हमने ये देखा है कि संयुक्त राष्ट्र का जो भाषण है वो हमेशा ओवरशेडो हो जाता है भारत और पाकिस्तान की बातचीत पर। इसीलिए उन्होंने एक रणनीति के तहत जो है वो नवाज शरीफ से किसी भी तरह की मीटिंग को अवॉइड किया और पूरा फोकस ओबामा से अपनी बैठक पर रखा। तो हो सकता है कि वो संयुक्त राष्ट्र के अपने भाषण में के वर्ड को अवॉइड करें। इस बात की भी पूरी संभावना है कि वो कश्मीर मुद्दे को या तो सरसरे ढंग से छूते हुए निकल जाएं या उसको छुए ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की एक मंशा है कि कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए और उसको बार बार यूएन जैसे फोरम पर उठाया जाए। और भारत यही चाहता है कि ये द्विपक्षीय मसला है और इसको द्विपक्षीय स्तर पर ही उठाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर नहीं उठाया जाए। अनुराग, चिंतामणि महापात्रा जी, आप इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? इसमें मैं 3-4 बातें कहूंगा। पहला बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क और वाशिंगटन इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि वहां जाके कश्मीर की बात करें। दूसरी बात यह है कि पूरे दुनिया को ये मालूम है, प्रेसिडेंट ओबामा को मालूम है कि कश्मीर का समस्या अभी आतंकवाद नहीं है। कश्मीर का समस्या अभी जिस तरह से फ्लड हुआ है, डिजास्टर है। और तीसरी बात ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आतंकवाद फैला हुआ है और अफगानिस्तान में अभी जो नेटो फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस जाने के बाद तालिबान का आने का संभावना है, ये सारे मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। और कश्मीर भारत का अंदरूनी समस्या है। अगर कश्मीर पे बात करना ही है, ओबामा क्यों, जब से कारगिल वॉर हुआ है तब से आज तक जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं सबने पाकिस्तान को यह कहा है कि कश्मीर इशू लेके भारत के साथ बात करो। और अगर पाकिस्तान जाके वहां न्यूयॉर्क में उसको उठाएगा उसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा। सब लोग यही कहेंगे कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर इंडिया के साथ बात करो, पहले अपना देश को संभालो, अपने देश में जो आतंकवाद है उसको संभालो, उसके बाद कश्मीर मुद्दे को उठाओ। जी, उसके बाद कश्मीर मुद्दे को उठाओ। दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अभी सड़क पर ही है और जिस रफ्तार से वो काफिला आगे बढ़ रहा है, न्यूयॉर्क पैलेस होटल पहुंचने में उन्हें समय लगेगा। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आज का क्या कार्यक्रम रहेगा, होटल में किन किन लोगों से मिलने वाले हैं नरेंद्र मोदी? जी, आज का जो कार्यक्रम हमें पता है वो थोड़ा विश्राम करेंगे और विश्राम शब्द जो है नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में है नहीं। वो कहते हैं कि एक वर्कोहलिक है, विश्राम वो करते नहीं है। लेकिन आज का कोई शेड्यूल्ड कार्यक्रम उनका नहीं है। जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से वो एमईए के अधिकारियों से ब्रीफिंग लेंगे, यूएन में अभी तक क्या क्या हुआ है उस पर ब्रीफिंग लेंगे, उनकी जो बायलैटरल मीटिंग होने वाली है उस पर ब्रीफिंग लेंगे, सरसरी तौर पर अपनी यूएन की स्पीच पर नजर डालेंगे और साथ ही साथ ओबामा प्रशासन से उनकी जो मीटिंग होने वाली है उसके कागजों पर नजर डालेंगे। तो आज का जो उनका दिन है वो पूरा सरकारी ब्रीफिंग्स पर निकलेगा, क्योंकि आने वाला समय उनका बिल्कुल जैम पैक्ड रहने वाला है। कल सुबह से उनको किसी भी तरह का कोई वक्त नहीं मिलेगा अपने कागजों को देखने में, अपने भाषण को देखने में, अपनी स्पीचेस को देखने में, अपने कार्यक्रम को देखने में और खास तौर पर उनको जो इंस्पायरिंग स्पीचेस देनी है एनआरआईज के सामने, सीईओज के सामने, ओबामा से जो बातें करनी है, क्योंकि कूटनीति के अंदर एक एक शब्द का महत्व होता है, कॉमा और फुल स्टॉप का महत्व होता है, डॉट्स का महत्व होता है। शीतल हमें बताएंगी कि शीतल, कॉमा, फुल स्टॉप, डॉट्स, इन सब का महत्व आखिरकार कूटनीति में क्यों होता है? क्योंकि कूटनीति के बारे में कहा जाता है कि जीरो सम गेम नहीं होता है, इसमें 1 और 1 2 नहीं होता है, कभी कभी 1 और 1 11 भी हो जाता है। बिल्कुल, कूटनीति बेहद अहम विषय है और देश इस पर निर्भर करते हैं, देशों के आपसी रिश्ते इस पर निर्भर करते हैं, बहुत सारे मुद्दे इस पर निर्भर करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। तो इसलिए कोई ऐसा बयान विदेश मंत्रालय नहीं देना चाहता या प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष देना अवॉइड करते हैं जिसका गलत मतलब निकाल लिया जाए। इसलिए बहुत नाप तोल कर, बहुत सोच समझकर कोई भी बयान जारी किया जाता है। आपने ब्रीफिंग्स में देखा है, हमने ब्रीफिंग्स में देखा है और नरेंद्र मोदी तो वैसे भी सोच समझकर, नाप तोल कर बोलते हैं, उन्हें जहां जो कहना होता है वही कहते हैं।
इसलिए कूटनीति में कभी भी कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है, हमेशा स्टेटमेंट को घुमा फिरा कर कहा जाता है और उसमें भी कॉमा कोलन कॉमास जो है वो तलाशे जाते हैं और उनका स्कोप रखा जाता है। तो अनुराग, यहाँ पर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बैठक हो रही है। उसके जो प्रीमियर्स हैं, उसके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, दोनों बैठक कर रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। आप इस बैठक की अहमियत बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब दोनों देश मिलेंगे और जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष बात करेंगे तो उस बातचीत की कितनी अहमियत होगी, उस बातचीत का कितना महत्व होगा, उस बातचीत का स्तर क्या होगा और उस बातचीत से क्या निकलेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, पूरा देश अंदाजा लगा सकता है कि इस बातचीत की कितनी अहमियत है और उसी अहमियत को पकड़ने की, उसी अहमियत को बताने की कोशिश हम अपने दर्शकों को लगातार करेंगे। तो अनुराग, जो इसका पूरा का पूरा महत्व है और जो इस कूटनीति का महत्व है, जो इस पूरी की पूरी कवायद है, वो ये साबित करती है कि नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर के तौर पर कितना स्थापित हो पाते हैं, अमेरिका से क्या कुछ निकाल पाते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट ला पाते हैं, मेक इन इंडिया को कितना सफल बना पाते हैं, फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया की कितनी बात कर पाते हैं। ये उनका एक बहुत बड़ा एसिड टेस्ट होगा, क्योंकि आने के बाद उनको महाराष्ट्र और हरियाणा के कॉम्प्लेक्स इलेक्शंस को भी डील करना है। तो अमेरिका से वो क्या ला पाते हैं, ये भारत के अंदर एक विधानसभा चुनाव के अंदर मुद्दा भी बनने वाला है। आप देखिएगा कि बीजेपी इसको कैसे भुनाने की कोशिश करेगी कि नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। ओबामा से वो ये लेकर आए हैं, ओबामा से ये नहीं, ओबामा के साथ ये डील करके आए हैं। तो इसका पॉलिटिकल महत्व भी भारत के अंदर होगा। हमको इस बात को भी समझना पड़ेगा अनुराग। तो इस लिहाज से नरेंद्र मोदी की ये विजिट की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। नरेंद्र मोदी की ये विजिट ऐतिहासिक हो जाती है, जो बस अब से चलिए नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक विजिट पर पल पल की नजर रखिए। दीपक, पल पल का अपडेट आपसे और शीतल से हम लेते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और साथ ही आलोक मेहता साहब का, प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा का भी इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे।